स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैरियर लॉन्चर केमिस्ट्री में। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एरोमेटिसिटी की बातें पढ़ी थी। तो आज हम लोग जो दो बेसिक पॉइंट देखने जा रहे हैं, एक अभी पहला आपका हेडिंग है होमोलोगस सीरीज, और इसके अगले पॉइंट में अभी हम लोग एनुलिन्स का चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये सोचें कि ये होमोलोगस सीरीज, या जिसे हिंदी में आप सजातीय श्रेणी के नाम से क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, वो क्या है। मतलब ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है आपका। तो अगर हम लोग बात करें ऐसे यौगिक जिनमें स्ट्रक्चरल फीचर्स सेम हो, मीनिंग उनके संरचनात्मक गुण समान हो, साथ ही उनके रासायनिक गुण समान हो, लेकिन दो क्रमागत सदस्यों के बीच मिथिलीन का अंतर हो, CH2 का अंतर हो, तो उनसे जो श्रेणी प्राप्त होती है, उन कंपाउंड्स को आप कंबाइंड फॉर्म में होमोलोगस सीरीज या सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो लिखिए, विभिन्न यौगिकों के, हालांकि आप यहाँ कार्बनिक यौगिक भी लिख सकते हैं, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के वैसे समूह जिनके सदस्यों के संरचनात्मक गुण तथा रासायनिक गुण समान हों, एवं क्रमागत सदस्यों के बीच आप जब भी अंतर देखेंगे तो CH2 का होता है, इसलिए हम लोग भाषा में लिख रहे हैं क्रमागत सदस्यों में CH2 मूलक का अंतर हो। तो यह श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाता है। अब बात कर लेते हैं अवयवी तत्व समान होंगे या समान होते हैं। दूसरा, जो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होमोलोगस सीरीज में मौजूद हो तो उनके फंक्शनल ग्रुप अर्थात क्रियात्मक समूह हमेशा समान होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि उनके फंक्शनल ग्रुप, या आप हिंदी में क्रियाशील मूलक भी कहते हैं, क्रियात्मक समूह भी कहते हैं, उनके फंक्शनल ग्रुप समान होने चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं जनरल फॉर्म, सामान्य सूत्र की, तो अवयव जो भी रहेंगे आपके यौगिक होमोलोगस सीरीज में, उनके विभिन्न सदस्यों के समान रूप जो होंगे। फॉर एग्जांपल आप सोचें अल्केन का कोई भी सदस्य हम लेते हैं तो वो CnH2n+2 के फॉर्म में होता है। तो इसलिए हम लोग तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि उनके जनरल फॉर्म समान होते हैं। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो कहीं ना कहीं केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। तो चौथे पॉइंट के रूप में हम लोग लिखेंगे कि सदस्यों में समान रासायनिक गुण तथा उनके निर्माण का जो एक मेथड होगा वो पूरे सीरीज के लिए कहीं ना कहीं एक जनरल मेथड होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सदस्यों में समान रासायनिक गुण तथा समान निर्माण विधि होती है। लेकिन अगर हम लोग भौतिक गुणों पे सोचेंगे, जैसे कि आप अनुभार पर सोचें, विलेयता ले सकते हैं, द्रव्यनांक क्वथनांक ले लें, घनत्व ले लें, तो वो प्रत्येक सदस्यों में बदलता है। और साथ ही क्रमागत सदस्यों के बीच, जैसा कि हम लोगों ने डिफिनीशन में भी लिखा था
कि CH2 मिथिलीन का अंतर होगा, तो फिर अनुभार में 14 इकाई का अंतर आ जाएगा। तो अगले पॉइंट के रूप में हम लोग लिखें क्रमागत सदस्यों में CH2 मूलक का अंतर होता है, फलस्वरूप उनके अनुभार में या अनुभारों में कर लिया जाए, अनुभारों में 14 यूनिट का अंतर होगा। और अगले पॉइंट के रूप में हम लोग लिखते हैं कि भौतिक गुण जो होंगे वो अलग अलग सदस्यों में कहीं ना कहीं भौतिक गुणों में अंतर होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि इनके सदस्यों में भौतिक गुण अथवा गुणों कर लेते हैं, जैसे विलेयता, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक etc. में अंतर होता है। तो ये होमोलोगस सीरीज का जनरल कैरेक्टर्स हो गया। इन गुणों को आप पहले नोट करें, फिर हम लोग उदाहरण देखते हैं। सीरीज लेना है तो इसका सबसे पहला मेंबर होता है मीथेन, जिसके लिए आप अनुसूत्र जानते हैं कि CH4 होगा। और मीथेन जो होता है ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जाता है। तो दिस इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। अब यदि हम इस श्रेणी का दूसरा सदस्य सोचें जिसमें कि 2 कार्बन होगा, तो निश्चित रूपेण इथेन होगा। तो C2H6 आप लिख सकते थे, या इसे आप CH3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के रूप में इसे ऐसे दिखा सकते हैं। यदि बात हो प्रोपेन की, तो इसके लिए अनुसूत्र C3H8 हम बॉन्ड लाइन में खींच दे रहे हैं, तो कुछ इस तरह से होगा। अगला मेंबर ब्यूटेन, C4H10 1 2 3 and 4। नेक्स्ट पेंटेन, तो C5H12। अब यहाँ पे यदि मैं पहले और दूसरे मेंबर अर्थात मीथेन और इथेन के बीच का डिफरेंस सोचूं, तो देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, मीनिंग इस दोनों के बीच 1 कार्बन का अंतर है। यहाँ 6 हाइड्रोजन में से आप 4 घटा लें तो देख सकते हैं ये डिफरेंस CH2 का है। सेम यही कंडीशन इथेन और प्रोपेन के बीच, C3 में C2 आप घटाएंगे तो 1 कार्बन और 8 हाइड्रोजन में से 6, तो CH2 का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्रमागत सदस्यों के बीच, मतलब पहले और दूसरे, दूसरे और तीसरे, तीसरे और चौथे के बीच हमारा CH2 ग्रुप का अंतर दिख रहा होगा। यदि हम लोग अनुभार का डिफरेंस लेंगे तो जैसा कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, ये 14 यूनिट अनुभार का अंतर आएगा। तो ये हो गया अल्केन के लिए होमोलोगस से। जान रहे हैं कि अल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 के फॉर्म में होता है, और n जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये कार्बन की संख्या होती है, और अल्केन में n का मान 1 2 3 4 etc। अब यदि अगले यौगिक के रूप में आप अल्कीन को रखते हैं सेकेंड केस, तो अल्कीन के लिए हम लोग CnH2n जनरल फॉर्म रखेंगे। n यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन होगा और n का मान 2 से शुरू होता है, इसलिए हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। अगर अगले उदाहरण के लिए हम अल्कायन का रूप रख रहे हैं तो ये फॉर्म होता है CnH2n-2। अल्काइन भी 2 कार्बन से शुरू होगा, तो n ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लोग 2 रखेंगे। चौथे फॉर्म में मैं यदि अल्कोहल का एग्जाम्पल आपसे पूछूं
तो अल्कोहल को आप दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो इसका जनरली, और यहाँ पे एक चीज़ और दर्शाना बेहतर रहेगा कि हम लोग बात कर रहे हैं मोनोहाइड्रिक केस में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते हैं? तो ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH हो। मोनो मतलब एक से होता है, तो जब एक OH मूलक होगा तो ऐसे अल्कोहल को आप मोनोहाइड्रिक कहते हैं। तो यदि हम मोनोहाइड्रिक केस ले रहे हैं तो इसका जनरल फॉर्म CnH2n+1 OH भी आप लिखते हैं। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ काउंट कर लूँ तो देखिए ये जनरल फॉर्म CnH2n+2O के रूप में लिखा जा सकता है। यदि हम बात करें अल्कोहल में तो न्यूनतम कार्बन एक या उससे अधिक हो सकते हैं। अब अगर पांचवें केस में मैं ईथर का सामान्य रूप लूँ तो अल्कोहल और ईथर हम लोग आगे के टॉपिक्स में देखने वाले हैं कि ये समवयी होते हैं, इनमें आइसोमेरिज्म होता है और ये केस है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। बट अभी हम लोग इसे सिंपली लिखेंगे CnH2n+2O। अब यदि आप यहाँ से देखें तो आपको अल्कोहल और ईथर दोनों के सामान्य रूप सेम नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक अंतर होता है। अल्कोहल जहाँ हम लोगों ने लिया है कि एक कार्बन से स्टार्टिंग होता है, ईथर में न्यूनतम 2 कार्बन होंगे, अर्थात इसके लिए n का जो वैल्यू स्टार्ट होता है वो 2 से। अगले केस के रूप में आइए, यदि हम मोनो अल्काइल हैलाइड का केस लें तो इनके लिए जो सामान्य रूप बनता है ये होगा CnH2n+1X। और हम लोग कई एक बार चर्चा कर चुके हैं, X हेलोजन फूल कलियां बाहर आई, अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से है। यदि इसी में हम लोगों को डाई हैलाइड का केस लेना होता तो डाई हैलाइड के केस में ये हेलोजन 2 करना है तो एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा, दैट मीन्स CnH2nX2। अब यदि हम बात करते हैं ट्राई हैलाइड्स की और यहाँ पे बेहतर रहेगा ये अल्काइल डाइहैलाइड आप लिख ले और ये हो गया अल्काइल ट्राइहैलाइड, क्योंकि फिर अनसैचुरेटेड फॉर्म में इनका जनरल फॉर्म चेंज करेंगे तो हम लोग अल्काइल के लिए लिख रहे थे। तो यहाँ CnH2n+1X मोनो अल्काइल हैलाइड, CnH2nX2 डाइहैलाइड हो जाएगा और CnH2n-1 के साथ यदि मैं X3 कर दूँ तो ये ट्राइहैलाइड का जनरल फॉर्म होगा। अब आइए हम लोगों का जो अगला पॉइंट है ये है एनुलिन्स। तो यदि हम एनुलिन के डेफिनेशन की बात करें, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में एरोमेटिसिटी की बातें देखी, तो 1960 से पहले एनुलिन्स में प्रायः 2 ही यौगिक ज्ञात थे, बेंजीन और फिर एक 8 कार्बन का जिसे आप साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन कह सकते हैं। लेकिन हकल्स रूल के बाद एरोमेटिसिटी को कंफर्म करने के लिए अनेक एनुलिन्स का सिंथेसिस किया गया या उनका नॉलेज हुआ। तो यदि आपसे कभी भी डिफिनीशन पूछा जाए एनुलिन का तो ये बड़ा ही सिंपल वर्ड में आप ध्यान रखें कि मोनोसाइक्लिक केस मीनिंग एक क्लोज रिंग और साइकिल होना है और वो अगर कंजुगेटेड आ रहा है तो ऐसे स्पेसीज को हम एनुलिन्स कहते हैं। इसलिए इनके डिफिनीशन में लिखें वैसे साइक्लिक स्पेसीज जो कंजुगेटेड स्टेट में हूँ, और हम लोग कंजुगेटेड स्टेट को पीछे भी देख चुके हैं कि कंजुगेटेड स्टेट कहीं ना कहीं आपके सिंगल डबल अल्टरनेट अरेंजमेंट को दर्शाता है। ऐसे बेहतर रहेगा यहाँ पे मोनोसाइक्लिक कर दिया जाए। तो वैसे मोनोसाइक्लिक स्पेसीज जो कंजुगेटेड स्टेट में हों उसे एनुलिन्स कहते हैं। अब यदि देखिए बात करें एनुलिन के संकेत की तो इसे आप अक्सर
दो रूपों में देख सकते हैं। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि रिंग साइज के अनुसार यदि हम संकेत ले रहे हैं तो आप इसे दो रूपों में ध्यान रखेंगे। इसे आप एन एनुलिन के फॉर्म में जानते हैं, या किसी किसी बुक्स में आप देखेंगे तो आपको एक्स एनुलिन भी लिखा हो सकता है। यहाँ जो एन या एक्स आप ले रहे हैं ये कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। हालांकि प्रायः ऐसे यौगिकों में क्या होता है, जितना कार्बन होगा उतना ही पाई इलेक्ट्रॉन होता है आपका। लेकिन हम लोग एन एनुलिन के फॉर्म में या एक्स एनुलिन के फॉर्म में द बेस्ट रहेगा कि ध्यान रखें कि एन या एक्स कार्बन की संख्या है। तो यदि हम लोग एग्जाम्पल के लिए शुरू करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जो कुछ इस तरह से आपके लिए है। अब देखिए एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब इसमें मोनोसाइक्लिक स्पेसीज के साथ कंजुगेटेड फॉर्म हमको दिखाना है। तो यदि मैंने यहाँ पे डबल डाला तो फिर आगे सिंगल होगा और फिर यहाँ डबल होगा। अब आप काउंट कर लें, देखिए 1 2 3 4। तो इसके लिए आप जब सिंबल लिखेंगे तो ये 4 एनुलिन के नाम से जाना जाएगा। अगले उदाहरण के तौर पे आप देखें 6 कार्बन का बंध श्रृंखला हो हम लोगों के पास कुछ इस तरह से, और इसमें कंजुगेटेड फॉर्म हम लोग लेते हैं, दैट मीन्स ये बेंजीन है। तो आप देख सकते हैं कि अब चूंकि यहाँ 6 कार्बन आ गया कंजुगेटेड स्टेट में, तो यदि मैं बेंजीन के लिए सोचूं तो मैं इसको 6 एनुलिन ले सकता हूँ। और ये भी कंसेप्ट जो एनुलिन्स का कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं हकल्स रूल के अकॉर्डिंगली आपको लेना होता है। यदि मैं यहाँ पे हकल्स रूल लगा के आपसे आंसर पूछता कि बताओ 4 एनुलिन कौन सा केस है, तो निश्चित रूपेण आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है मेरा, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं 4n को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए 4 एनुलिन के लिए यदि मैं आपसे आंसर पूछता तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। 6 एनुलिन जो कि बेंजीन का केस है, तो इसमें टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास 6 आ रहा है जो 4n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज ए हकल नंबर। आप n का वैल्यू 1 रख के चेक कर लें तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखिए 3 पाई बॉन्ड के कारण 6 पाई इलेक्ट्रॉन था, तो आपका एनुलिन 6 जो हो गया ये। अब अगले स्ट्रक्चर के रूप में आपको 8 एनुलिन दिया जा रहा है। आप यहाँ फिर से कार्बन गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन है, इसलिए कहीं ना कहीं इसका संकेत 8 एनुलिन है। अब तो ये आप समझ रहे होंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए हकल्स रूल के अकॉर्डिंग कि 8 एनुलिन के लिए क्या ऑप्शन बनता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, तो अक्सर आप यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि आपको तो दिखेगा कि भैया यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड है, तो कहीं ना कहीं 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आप टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जब 8 लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये तो 4n को फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। लेकिन ऐसा कभी नहीं आप लिखेंगे। इसका जो आंसर होगा 8 एनुलिन के लिए, दिस इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि सिंपल सा काउज है, ये नॉन प्लेनर होता है। और अगर हम इसके एक अदर फॉर्म की बात करें तो मैं इसी को ऐसे खींच सकता था कुछ इस तरह से, 4 6 और 2 कार्बन और यहाँ से इंक्रीज करवा दीजिए, तो देखिए टोटल 8 कार्बन हो चुका होगा आपका, 4 5 6 7 8। अब आप यहाँ से जैसे डबल दिए तो फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये नॉन प्लेनर होने के कारण 8 एनुलिन जो है मेरा ये नॉन एरोमेटिक होता है। अब बात करते हैं 10 एनुलिन। तो 10 एनुलिन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, इसे आप ज़रूर ध्यान रखना, ये बहुत जगह आपको काम देगा। तो बात कर लेते हैं 10 एनुलिन की। देखिए ये स्ट्रक्चरल फॉर्म होगा इसका,
अब आप कार्बन काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यदि मैं यहाँ से डबल स्टार्ट करता हूँ तो डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब आप में से कोई भी लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि 10 एलुलीन में यदि आपसे पूछा जाए कि पाई बॉन्ड कितने हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 पाई बॉन्ड के कारण आपसे यदि पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने पूछा जाए तो निश्चित रूप में आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इज़ 5 × 2 दैट इज़ 10। दिस इज ए हकल नंबर। तो कहीं ना कहीं ये 4n+2 का पालन कर रहा है, मीनिंग 4n+2 के क्रम में है, जहाँ की n का वैल्यू मेरा कितना है 2 है। तो आपको लग रहा होगा कि भैया इसका तो आंसर एरोमेटिक होना है, लेकिन अभी भी आपको गलत लग रहा है। इसका आंसर होगा नॉन एरोमेटिक। तो 10 एनुलिन में अब ऐसा क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए एक केस है कि इस कार्बन का आप अभी चेक करें टेट्रा वैलेंसी 1 2 3, दैट मीन्स एक वैलेंसी कम है। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा कुछ इस तरह से, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आपका होगा। फिर अगर हम यहाँ से देखें तो ये हाइड्रोजन कुछ इस तरह से और यहाँ का हाइड्रोजन ऊपर होगा। ये जो दोनों हाइड्रोजन मैंने आपको दर्शाए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा, और इसको बोला जाता है ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन। अब ये जो ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, इनके बीच कहीं ना कहीं रिपल्सिव नेचर के कारण ये जो इंड होगा ये आपका नॉन प्लेनर हो जाएगा। मीनिंग आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं कि 10 एनुलिन और 8 एनुलिन जो होते हैं ये नॉन प्लेनर होते हैं, मीनिंग ये नॉन एरोमेटिक होंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम लोग किसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इन हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करवा दें तो बेहतर होगा। मैं 12 एनुलिन को आगे दिखाता हूँ। अगले एग्जाम्पल के तौर पे आप सोचें कि इन दोनों हाइड्रोजन को मैं किसी ग्रुप से रिप्लेस कर देता हूँ, और अक्सर ऐसा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे ऑक्सीजन कनेक्ट कर देगा, सल्फर कनेक्ट कर देगा, मिथिलीन कनेक्ट कर देगा, और तब आपको कन्फ्यूजन होता है। तो आप देखें ये जो 10 एनुलिन है ये नॉन एरोमेटिक था क्योंकि नॉन प्लेनर था। अब मैं इस दोनों हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप जोड़ देता हूँ। तो अगले एग्जाम्पल के तौर पे आप समझें, ये फॉर्म था मेरा कुछ इस तरह से, अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड्स होंगे, और यहाँ पे एक ग्रुप ऊपर नीचे किधर भी आप कनेक्ट कर लो। सपोज करो मैंने यहाँ से ये ग्रुप कनेक्ट कर दिया। अब ये जो ग्रुप होंगे जिनके कारण ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है, अदरवाइज देखिए मैं इसी को शॉर्टली ऐसे भी दिखा सकता था, सॉरी, हो सकता है आपको ऐसे ग्रुप कनेक्टेड दिखा दे कभी भी क्वेश्चंस में। यहाँ से डबल है, फिर डबल डबल डबल, और ये रहा डबल। तो ये फॉर्म दे दे या ये दे दे, इन ग्रुप्स के प्लेस पे आप क्या क्या ले सकते हैं। तो नॉर्मली आपको ऑक्सीजन दिख सकता है, सल्फर दिख सकता है, NH का केस हो सकता है, CH2 हो सकता है। ये 4 ऐसे केस हैं जो जनरली आपको क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो इन चारों के द्वारा जब आपके देखिए ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, तब फिर जो रिपल्सन के कारण यहाँ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो रहा था वो टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। मीनिंग इस फॉर्म या इस फॉर्म के लिए अब जब आप आंसर लिखेंगे तो आप अब आइए अगले एग्जाम्पल के लिए आपको 2 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, एक है 12 एनुलिन और दूसरा है 14 एल्यूमिन। जैसा कि आप देख सकते हैं 12 एनुलिन में टोटल 12 कार्बन है, साथ ही 12 पाई इलेक्ट्रॉन भी आप देख सकते हैं। तो यदि
यहाँ पे आप पाई बॉन्ड देखें 3, 4, 5 और 6, तो कहीं ना कहीं इस स्पेसीज में मेरे पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 12 है, जो कि 4n के क्रम में है। यदि मैं n का मान 3 रख दूं तो ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसलिए एनुलिन 12 जो है आपका ये एंटी एरोमेटिक है। 12 एनुलिन को आप दूसरे फॉर्म में कुछ इस तरह से भी बना सकते थे। तो कभी कभी आपको 12 एनुलिन किसी किसी बुक्स में ऐसे भी बना हुआ दिखता है। प्लस के फॉर्म में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आप कंजुगेटेड केस पूरा कर लें। तो सपोज करिए यहाँ मैंने डबल दिया, सिंगल डबल सिंगल, फिर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और ये हो जाएगा आपका डबल। तो ये स्ट्रक्चर रहे या ये रहे, ये आपका एंटी एरोमेटिक होना है। अब बात कर लेते हैं 14 एनुलिन की। तो होता क्या है, अभी जो हम लोग 10 एनुलिन में ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन का केस देखे थे, वो 10 से अधिक कार्बन में नहीं होता है। 10 से अधिक कार्बन में आपको किसी तरह का ट्रांस एनुलर हाइड्रोजन या उसका रिपल्सन नहीं देखना है। मीनिंग 14 एनुलिन के केस में यदि हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पाई बॉन्ड है, तो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर आपका हो जाएगा 14। 7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14, ये एक हकल नंबर है, अर्थात ये 4n प्लस 2 के क्रम में है, जहाँ पे n का वैल्यू हम लोग 3 रख के चेक कर सकते थे। तो इस तरह से यदि मैं 14 एनुलिन के लिए लूँ तो ये एरोमेटिक होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट एनुलिन्स थे और हम लोग बाकी के लेक्चर्स अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।